की दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे आजादी के बाद कांग्रेस बिखराव की ओर चल पड़ी थी। कांग्रेस में सिंडिकेट युग का समापन हो चुका था और इंदिरा को कठपुतली समझने वाले नेता गलत साबित हो गए थे। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा कांग्रेस के नाम से दो पार्टियां बन गई, जिसका साफ असर यूपी में देखने को मिल रहा था। हेमवती नंदन बहुगुणा पहाड़ के गढ़वाल के नेता माने जाते थे, तो कांग्रेस ने उस वक्त कुमाऊं के नेता नारायण दत्त तिवारी को आगे बढ़ाया। उनके बारे में मशहूर था कि तिवारी बखूबी जानते थे कि राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाता है। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी तक वो उनकी गुड लिस्ट में बने रहे। उन दिनों उनके कई किस्से बेहद मशहूर भी थे। इस तरफ परेड ग्राउंड की लेसडाउन रोड की तरफ उस समय मंच लगा हुआ था, मुझे स्टिल रिमेंबर। उसके बाद चरण सिंह भी आए तो उधर ही थे। तो उस समय मैंने देखा वो झुक के कुछ, या तो लोग कहते हैं चप्पल उठाया, लेकिन हम लोग थे, हम उस समय स्टूडेंट थे, यहाँ पढ़ते थे, तो उठाया है उन्होंने, कुछ उठाया, या तो चप्पल उठाई या क्या उठाई, तो उसमें कहा जाता था। ये वो वक्त था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। बहुगुणा को सीएम पद से हटाया जा चुका था, तो संजय गांधी की बदौलत एनडी तिवारी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे। सादर अभिनंदन और अभिवादन। एनडी तिवारी हर मुश्किल हालात को बड़ी ही आसानी से हैंडल कर लेते थे। वो पार्टी में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे थे। तो वो जो थे वो आम आदमी के साथ एकदम हिल मिल जाते थे। ये एनडी तिवारी जी की विशेषता थी। और दूसरा, उनको एक चीज़ जो मुझे उनकी बहुत पसंद आती थी, वो कुमाऊं की संस्कृति और कुमाऊं की संस्कृति के जो फाइनर पॉइंट्स हैं, कल्चर जो है हमारी, उस संस्कृति का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। एनडी तिवारी को गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन वो किसी से नाराज होते थे तो अपनी बोलने की खास शैली में नाराजगी जता भी देते थे। क्या सब लोग परी पर हैं? तभी सेवा हो सकती है। एक बार वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने बहुत ही दबा के सवाल पूछा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो तिवारी जी ने बड़ी सहजता से कहा, अच्छा तो बताइए फिर क्या करें। और वो पत्रकार एकदम निरुत्तर हो गया, क्योंकि उसके पास सवाल तो थे, जवाब नहीं था। तिवारी ने ही आज के हाईटेक नोएडा की नींव रखी थी। तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो गाजियाबाद के रूप में नए जिले का गठन भी किया था। उत्तर प्रदेश जो आज नोएडा है, जो आज को दिल्ली के मुकाबले का एक शहर उत्तर प्रदेश का नजर आता है, तो उसके तिवारी जी की वो देन है। आपका काशीपुर है, ये तराई में जो कुछ जो विकास है जो आज है, वो तिवारी जी की देन है। तिवारी जब तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने तो अयोध्या का मुद्दा सुलझ चुका था। हिंदूवादी संगठन विवादित स्थल पर शिलान्यास का फैसला ले चुके थे। मंदिर के लिए धर्मशिलाएं अयोध्या पहुंचने लगी। तो 9 नवंबर 1989 को आखिरकार विश्व हिंदू परिषद ने दलित कामेश्वर चौपाल के हाथों मंदिर का अनौपचारिक शिलान्यास कर दिया। तो वो जो कहा जाता है कि नारायण दत्त तिवारी ने शिलान्यास करवाया, वो करवाया नहीं, वो रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो गिरफ्तार करने की नौबत तक नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा भैया कर लो। 90 के दशक में वो दौर भी आया जब एनडी तिवारी प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंच गए थे, लेकिन बीजेपी के युवा नेता बलराज पासी ने उन्हें हराकर उनके सपने को तोड़ दिया। तिवारी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। जब यूपी से अलग होकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो 2002 में कांग्रेस के चुनाव जीतते ही उन्हें नवोदित राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। बिल्कुल नया राज्य था, जैसे कहना चाहिए एक पालने में बच्चे की तरह राज्य था। उन्होंने इन 5 साल के अंदर, आप सिडकुल देख लीजिए, और ऊर्जा प्रदेश का नारा दिया था कि ताकि अनवरत बिजली इस प्रदेश को मिले, और
सारी इंडस्ट्रीज कम बिजली दर की वजह से यहाँ आए। जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती जा रही थी, उनका महिलाओं के प्रति खास लगाव भी उजागर होने लगा, जिसको देखते हुए उन दिनों उत्तराखंड में एक गाना बेहद मशहूर हो गया। सियासत के आखिरी दिनों में तिवारी कई विवादों में फंस गए, जिन्होंने उनके चमकदार राजनीतिक करियर पर बदनुमा दाग लगा डाला। तिवारी अपने निजी रिश्तों को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। 1977 में देश में आपातकाल का काला अध्याय समाप्त हो चुका था। लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को अभूतपूर्व कामयाबी मिली, तो पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यूपी में भी कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाई। उन्नीस 1977 में इमरजेंसी हटते ही यूपी में एक बार फिर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। जनता कांग्रेस से बेहद नाराज थी। ऐसे में यूपी में हुए चुनाव में भी जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और 352 सीटें जीतकर जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मामला फंस गया। राजनारायण ने आजमगढ़ से सांसद रामनरेश यादव का नाम आगे बढ़ाया। 70 के दशक में रामनरेश यादव पिछड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। मुलायम सिंह यादव भी पिछड़े वोट पर अपनी दावेदारी साबित करने में लगे थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने 3 बार के विधायक मुलायम को नजरअंदाज कर रामनरेश यादव के नाम पर मुहर लगाई। उनकी स्वीकार्यता सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि उस समय के जनता पार्टी के जो घटक दल थे, उन सबको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि बहुत ओपनली किसी एक पार्टी के साथ आइडेंटिफाई ना होता हो और सभी जो घटक हैं उनके जो अपने नीतिगत राजनीतिक निर्णय थे या जो सोच थी, सबको साथ लेके आगे चल पड़े। दरअसल उस वक्त रामनरेश यादव आजमगढ़ से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली आए हुए थे। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण के ऑफिस पहुंचे। तब राजनारायण कुछ उधेड़-बुन में लगे थे। तभी रामनरेश को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ गई और वो तुरंत रामनरेश को लेकर चौधरी चरण सिंह के कमरे में पहुंचे, जिसके बाद रामनरेश यादव को आनन फानन में ट्रेन से दिल्ली से लखनऊ भेजा गया। उनका किस्सा मशहूर है कि जब वो लखनऊ स्टेशन पहुंचे तो साइकिल रिक्शे पर बैठकर ही राजभवन की तरफ चल दिए। ये भी संयोग है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो राजभवन से अपने घर तक रिक्शे से ही गए थे। तो सभी दलों को लगता था कि ये किसी एक विचारधारा के प्रति ज़्यादा झुकाव है इनका और किसी एक विचारधारा को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऊपर के स्तर पर देखें तो पूरी की पूरी जनता पार्टी में भी यही सोच थी, जो कि बाद में उसके बिखराव का कारण बनी और यही रामनरेश यादव को हटाने का भी कारण बना। रामनरेश यादव ने मंडल कमीशन लागू होने से 1 दशक पहले ही यूपी में पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने का फैसला लिया, जिसके 5 महीने बाद ही प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का रास्ता भी साफ किया। वो पिछड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान मजबूत कर ही रहे थे, तभी उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। रामनरेश यादव की जैसे अप्रत्याशित तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई, वैसे अप्रत्याशित तरीके से उनकी विदाई भी हुई, जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार में वैश्य समाज से जुड़े एक ऐसे नेता की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई जो अपनी संगठन क्षमता का लोहा पहले ही कांग्रेस में मनवा चुका था। बाबू बनारसी दास ऐसे नेता थे जो राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तय करने के हिमायती थे। उनका मानना था नीचे के लोगों को ऊपर आने के लिए नेता के मरने का इंतजार ना करना पड़े। जैसे हर विभाग में, सरकारी नौकरियों में या अन्य विभागों में जैसे एक काम करने की उम्र सीमा होती है,
तो बाबू बनारसी दास का स्पष्ट मानना था कि जो राजनीति है, राजनीति में भी एक सेवानिवृत्ति का, रिटायरमेंट की एक आयु निश्चित रूप से होनी चाहिए और राजनीति में तमाम युवाओं को आने के लिए, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। एक ऐसा आदमी जो जनता के संघर्षों के बीच से, जन संघर्षों के बीच से जब उभर के आता है, तो जब उसे कोई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो वो जानता है कि उस सत्ता के लिए वो भूखा नहीं होता है, वो बल्कि सादगी के जीवन में ही उसको वो सम्मान प्राप्त होता है। राम नरेश के इस्तीफे के बाद जनता पार्टी ने राजनीति में बाबू के नाम से मशहूर बनारसी दास की ताजपोशी की। वो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास की जगह कैंट के अपने मकान में ही रहना पसंद किया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लंबा तामझाम नहीं रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को पारदर्शी बनाने के लिए ऑडिट करने का आदेश भी दिया। उन्नीस आते आते घटक दलों की फूट खुलकर सामने आ गई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार का दर्दनाक पतन हो गया। इंदिरा गांधी ने करिश्माई तरीके से वापसी की और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया मांडा के राजा को, जिन्होंने छात्र राजनीति से देश के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ द्वारा स्थापित भारत के संविधान की ऐसी कोई सूरत निकले, कोई मेल मोहब्बत का रास्ता तो निकले। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इसी नारे के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह देश की सियासत में तेजी से उभरे। उस दौर में वीपी सिंह को गरीबों का मसीहा तक कहा जाता था। वीपी सिंह उस समय युवा थे, तेज तर्रार थे। उनकी आम पब्लिक में गरीबों में बहुत अच्छी इमेज थी। गरीबों के लिए वह करते थे, उनके लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इससे गरीब तबका उनसे जुड़ा था। इसी वजह से इंदिरा गांधी जी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। जनता पार्टी के पतन के बाद से और दोबारा श्रीमती गांधी सत्ता में लौटी तो उस समय वो स्वयं ऐसे नेताओं की तलाश कर रही थी जिनको लेकर वो नए तरीके से अपने आप को मजबूत कर सकें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और वीर विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन दिनों यूपी में डकैती की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ चुकी थी, जिससे निपटने के लिए वीपी सिंह ने डाकुओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लेकिन इसके बावजूद 1981 में बहुचर्चित बेहमई कांड हुआ, जिसमें दस्यु सुंदरी फुलन देवी ने ठाकुर समाज के 20 लोगों की हत्या कर दी। इस नरसंहार के बाद सरकार की जमकर किरकिरी हुई, जिसके बाद डाकुओं ने जंगल में शिकार खेलने गए वीपी सिंह के भाई जज चंद्रशेखर प्रताप सिंह की भी अनजाने में हत्या कर दी, जिसके चलते 1982 में वीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एज ए चीफ मिनिस्टर एक बहुत ही हार्ड स्टेप लिया और इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल किया। दस्यु उन्मूलन अभियान उस समय यूपी गवर्नमेंट का सबसे प्राइम फ्लैगशिप प्रोग्राम हो गया। इस्तीफा देने के बाद वीपी सिंह को केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया और बाद में उन्होंने राजीव गांधी सरकार में कई अहम मंत्रालय भी संभाले। लेकिन फिर बोफोर्स घोटाले को लेकर उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और बेमई कांड में से संबंधित किसी भी आरोपी को पक्ष में न विपक्ष में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। जिसके बाद वीपी सिंह ने अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान के साथ मिलकर जन मोर्चा बनाया, जो 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल में तब्दील हो गया, जिसमें कई दूसरे दल भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से काफी दूर थी।
ऐसे में जनता दल ने बीजेपी और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाई और वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय की दिशा मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया, जिसने भविष्य की सियासत की तस्वीर ही बदल डाली। पिछड़े समुदाय के लिए उनकी छवि नायक के रूप में उभरी तो सवर्ण समाज के लिए वो खलनायक बन गए। लेकिन सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ लेकर निकले लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को जब पटना में रोक दिया गया तो बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके चलते वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और धीरे धीरे उनकी सियासत से विदाई हो गई। गोरखपुर का वो नेता जिसने बहुत ही कम समय में कांग्रेस पार्टी के भीतर अपनी पहचान बनाई और कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले एनडी तिवारी को हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया ली। उन्हें कमजोर माना जाता था, लेकिन टिके रहने की कला उन्हें बखूबी आती थी। इंदिरा गांधी की हत्या से करीब 2 महीने पहले एनडी तिवारी को यूपी का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हो गया कि तिवारी को कुर्सी गंवानी पड़ी। दरअसल राजीव गांधी लखनऊ के दौरे पर थे। जब वो दिल्ली लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात गोरखपुर के नेता वीर बहादुर सिंह से हुई। दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद राजीव गांधी दिल्ली लौट आए। लेकिन अगले कुछ दिनों में तिवारी की जगह वीर बहादुर सिंह को यूपी की कमान सौंप दी गई। छात्र राजनीति से शुरुआत करने के चलते उनको न केवल जमीनी मुद्दों की बेहतर समझ थी, बल्कि जिसको कहा जाता है कि पब्लिक रिलेशन और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इन दोनों के वो महारथी नेताओं में से एक थे। वीर बहादुर सिंह 1980 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन वीपी सिंह उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। फिर भी अरुण नेहरू की नजदीकियों के चलते उनको कैबिनेट में शामिल किया गया था। वीर बहादुर सिंह की ताजपोशी हो चुकी थी, लेकिन पार्टी के कई नेता उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन वीर बहादुर भी घाघ नेता थे, तो उन्होंने विपक्ष को ही अपने पाले में करना शुरू कर दिया। मुलायम सिंह से उनके रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे और उनका यह भी मानना था कि संकट की घड़ी में यदि आवश्यकता पड़ी विपक्ष के नेताओं को कुछ साथ में ले चलने की, तो मुलायम सिंह वह पहले व्यक्ति होंगे जो विपक्ष में रहने के बावजूद भी वीर बहादुर सिंह को व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन जारी रख सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक कल्चर के नेता दोनों रहे हैं, मुलायम सिंह और वीर बहादुर सिंह। इसलिए उन लोगों के पक्ष और विपक्ष के दोनों के रिश्ते अच्छे रहे हैं। वीर बहादुर के शासनकाल में ही अयोध्या विवाद फिर से सुलगने लगा था। अब ताला खुलने का टाइम हुआ वीर बहादुर सिंह के शासनकाल में 1 फरवरी 1986। तो मतलब एक मजिस्ट्रेट ने पूछा एसएसपी से कि भाई अगर ताला खोल देंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेंगे? उनका संभाल लेंगे। ताला खुल गया। वीर बहादुर सिंह दिल्ली आए और यूपी निवास में कई लोगों ने बहुत स्वागत भी किया और बहुत मिठाई उठाई। तो मतलब एक मुख्यमंत्री हैं आपके जो कि चाहते हैं कि मंदिर बने, कम से कम दिल में चाहते हैं। वीर बहादुर के शासनकाल में एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई। अयोध्या को लेकर यूपी के कई जिलों में दंगे भड़क गए। मेरठ के दंगों में 186 लोगों को जान गंवानी पड़ी, तो उनका किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से भी टकराव देखने को मिला। किसानों की जो मांगे थी, उनकी मांगों को लेकर के वो बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन कर रहे थे और उनके धरना और सरकार उनको उस धरने पर बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दे रही थी। तो धीरे धीरे उनका धरना जो है बढ़ता गया और व्यापक स्वरूप लेता गया। और 1987 में सिसौली में एक ग्राम पंचायत आहूत की गई और उस ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को बुलाया गया। जब वीर बहादुर सिंह आए और मंच पर बैठे तो कहा जाता है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जब भाषण देना प्रारंभ किया तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही जब वो भाषण दे रहे थे तो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा।
दंगों को राष्ट्रीय समस्या बताने वाले वीर बहादुर सिंह को आखिरकार कुर्सी गंवानी पड़ी और राजीव गांधी ने उन्हें केंद्र में बुला लिया। वीर बहादुर के बाद एनडी तिवारी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो यूपी में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए, क्योंकि वो दौर था जब कई सियासी घटनाक्रम एक साथ घट रहे थे। मंडल और कमंडल के दौर में यूपी की जनता कांग्रेस को नकार चुकी थी। 1989 के बाद यूपी की सियासत में क्या कुछ बदलाव आया और कैसे तीन अलग अलग विचारधाराएं एक साथ परवान चढ़ी, सुनाएंगे आपको उस दौर की कहानी, साथ ही मुख्यमंत्रियों के कुछ और रोचक किस्से, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मुलायम सिंह यादव। मैं कुमारी मायावती। मैं अखिलेश यादव। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान।